मुंबई, इस शहर का नाम सुनते ही न जाने कितने सपने आंखों में तैरने लगते हैं। मेरे भी थे। एक नई नौकरी, नया शहर, नई जिंदगी। लेकिन ये सब छोड़कर अगर मुझे इस शहर की कोई चीज याद है तो वो है वो हॉस्टल और उसका वो कमरा जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। नाम था मेरा राघव। छत्तीसगढ़ से आया था सपनों की नगरी मुंबई में। आईटी कंपनी में नई नौकरी लगी थी और दफ्तर सीएसटी के पास था। ऑफिस के पास ही एक पुराना हॉस्टल मिल गया रहने को, नूर मंजिल बॉयज हॉस्टल। पहली नजर में जगह बुरी नहीं लगी, लेकिन उसकी पुरानी दीवारों, सीलन भरी दीवारों और तंग सीढ़ियों में कुछ ऐसा था जो भीतर तक सिहरन पैदा कर गया। पहली रात कमरा नंबर 307 मुझे दिया गया। वार्डन ने चाबी देते वक्त अजीब सा देखा, जैसे कुछ कहने जा रहा हो, फिर रुक गया। कमरा खोला तो अंदर से सीलन की भीनी गंध आई। पुराना लकड़ी का बेड, टूटी अलमारी, एक छोटी सी खिड़की जिससे सामने वाली इमारत का अंधेरा हिस्सा दिखता था। वो खिड़की जैसे किसी पुराने राज को छुपा रही हो। रात का खाना खाकर जब बिस्तर पर लेटा तो सीलन की गंध कुछ ज्यादा ही भारी लगने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई जो सांस ले रहा है, मेरी सांसों की गिनती कर रहा है। मैंने करवट बदलकर सोने की कोशिश की। अचानक खिड़की की झिलमिलाती परछाई हिली, जैसे कोई लंबा साया गुजर गया हो। मेरी रूह कांप गई। उठकर खिड़की के पास गया। कुछ नहीं था, पर दीवार पर कुछ था। किसी ने उंगलियों से सीलन भरी दीवार पर अरबी में कुछ लिखा था। ला अल्लाह अला अल्लाह। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जान गया, यहां कभी कोई मुसलमान लड़का रहा होगा, शायद कोई मौलवी या हाफिज। रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई, जोर की। दिल धक धक करने लगा। धीरे से उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। हॉस्टल की लंबी गैलरी में सिर्फ बल्ब की मध्यम रोशनी। लेकिन तभी पीछे से फुसफुसाने की आवाज आई, राघव। मैंने झटके से पीछे देखा। कमरा खाली। दिल जैसे मुंह को आ गया। पसीना पसीना हो गया मैं। सोच रहा था कि सुबह होते ही यह कमरा बदलवा दूंगा, पर क्या पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। सुबह जब आंख खुली तो सिर भारी था। रात के खौफनाक ख्वाब अब भी जहन में ताजा थे। डर की उस गंध से कमरा भरा हुआ था। खिड़की की तरफ देखा तो वहां दीवार पर लिखा वो अजीब अरबी शब्द अब मिट चुका था, जैसे किसी ने रात भर में उसे घिस डाला हो। मैंने तय कर लिया था, आज हॉस्टल बदलूंगा। नीचे वार्डन के पास गया। वो वहीं अजीब मुस्कान लिए बैठा था, जैसे सब कुछ जानता हो। सर, कमरा बदल दीजिए ना, कुछ ठीक नहीं लगता वहां। अजीब अजीब आवाजें आती हैं रात को। उसने ऊपर देखा, फिर धीरे से बोला, 307। मैं चौंक गया। हाँ, 307। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने झुककर फाइल निकाली। धूल जमी पुरानी डायरी में कुछ पन्ने पलटे। 307 3 साल से बंद था। आखिरी बार जो लड़का वहां रहा था वो गायब हो गया था। मैं सन्न, गायब। पुलिस, कुछ पता नहीं चला। उसने सिर हिलाया। नहीं बेटा, न पुलिस न दोस्त। बस एक सुबह उसका कमरा खाली मिला। बिस्तर बिछा हुआ था, खिड़की खुली थी, मगर वो कहां गया, किसे पता। मेरा गला सूख गया। पसीने की बूंदें कनपटी पर बहने लगीं। लेकिन सर, आपने मुझे वो कमरा क्यों दिया? उसने चुपचाप डायरी बंद कर दी। कोई लेने को तैयार नहीं था। 2 साल तक खाली रखा। फिर ऊपर से ऑर्डर आया कि नया लड़का शिफ्ट करो। कंपनी वाले खुद सिफारिश कर गए थे। मैं कुछ कह न सका। अंदर अजीब सी बेचैनी थी। ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पहुंचा। रास्ते में एक बूढ़ा कबाड़ी दिखा। पास के फुटपाथ पर अखबार बिछाकर पुराने सामान बेच रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई, चेहरा जैसे सदियों पुराना। मेरे पास आते ही बोला, हॉस्टल में रह रहे हो बेटा? मैं हैरान। हाँ, पर आपको कैसे पता? उसने बिना देखे कहा, कमरा नंबर 307 छोड़ दो, वहां जिन्न रहता है। सालों से बंद था, अब जाग गया है। वहां कोई नहीं टिकता। छोड़ दो, छोड़ दो वरना। मैं घबरा गया। वरना क्या? पर वो कुछ बोले बिना बुढ़ा उठ गया। उसका सारा सामान वहीं छोड़कर, जैसे कोई भूत देख लिया हो। पूरे दिन दफ्तर में बेचैनी रही, न खाने का मन न काम का। दिमाग में बस वही शब्द, वहां जिन्न रहता है। शाम को वापस हॉस्टल लौटा। कमरे का दरवाजा खोलते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे अंदर ऐसी चल रहा हो, जबकि कोई भी बिजली का सामान नहीं था। अंदर घुसा तो अलमारी अपने आप खुल गई।
पुरानी किताबें नीचे गिर पड़ी। उनमें से एक फटी डायरी मिली। चिट्ठी जैसे कुछ लिखा था, धुंधली स्याही में। अगर ये पढ़ रहे हो तो देर मत करो, 307 छोड़ दो। मैं भाग नहीं सका, वो अब मेरे अंदर है। हर रात उसकी आवाज आती है, कुरान की उलटी आयतें, उसकी आंखें जलती हैं। मैं बच नहीं पाया। सारे शरीर में जैसे बर्फ जम गई हो। ये डायरी उसी लड़के की थी जो 3 साल पहले गायब हुआ था। कमरे की बत्ती अचानक झपकने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर अंधेरा और सामने वाली इमारत की छत पर एक परछाई, कपड़े जैसे सफेद, चेहरा काला और आंखें लाल जलती हुई। मैं जड़ हो गया। परछाई धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। भीतर बंद, हवा जैसे बंद हो गई। फुसफुसाहट फिर से। राघव, इस बार साफ, कान के पास, जैसे कोई खड़ा हो, बहुत पास। मैंने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक आईने में उसकी झलक दिखी। लंबा काला साया, मुस्कुराता हुआ, मेरी पीठ के पीछे खड़ा। आईने में वो साया मेरी पीठ के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, लाल, चमकती हुई। रगों में खून जैसे जम गया हो। हिम्मत करके मैंने पलटकर देखा। कमरा खाली था, कोई नहीं, मगर आईने में उसकी परछाई अब भी दिख रही थी। धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जैसे दीवार के अंदर समा रही हो। अचानक आईना फटाक से गिर पड़ा। कांच चूर चूर हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बाहर वही लंबी खाली गैलरी, जिसके सिरे पर धुंधली रोशनी में कोई खड़ा था, बहुत दूर। मैं सांस रोके देखता रहा। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे पुराने चमड़े की चप्पलें घिसट रही हों। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वो परछाई गायब हो गई। सन्नाटा। लेकिन तभी उसी ओर की खिड़की से हवा का झोंका आया और मेरी मेज पर रखी पुरानी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर आकर वो रुक गई। उसमें कुछ लिखा था, पुराने धुंधले अक्षरों में, रूम 307, करीन का मकान। करीन? ये क्या है? पहली बार ये शब्द सुना था। गूगल किया तो पसीने छूट गए। करीन, हर इंसान के साथ पैदा होने वाला जिन्न, उसका साया, उसकी परछाई, वो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहता है। मगर 307 में रहने वाला लड़का, शायद उसके करीन ने उसे कब्जा कर लिया था और अब वो मेरे पीछे लग गया था। मैं यहां से भाग जाऊंगा, इसी वक्त, मन में ठान लिया। पर जैसे ही बैग उठाया, कमरे की बत्ती गुल। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। बाहर भयंकर चुप्पी। कोई आवाज नहीं, न कोई कदमों की, न किसी पंखे की। सब कुछ जैसे मर चुका हो। हाथ से टॉर्च निकाली, दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गलियारा बिल्कुल खाली। दूर कहीं धीमे धीमे कुरान पढ़ने की आवाज, मगर शब्द उल्टे थे, अर्थहीन, भयानक। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, बेसमेंट की ओर से। उस बेसमेंट में जहां हॉस्टल का कबाड़ रखा जाता था, जहां कभी कोई नहीं जाता। दिल थामकर सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। नीचे पहुंचते ही वो आवाज साफ सुनाई दी, किसी बूढ़े आदमी की आवाज। मगर वो आयतें नहीं पढ़ रहा था, वो गिन रहा था। 1, 2, 3, 4.5। मैं पसीने में नहा गया। कौन गिन रहा था? क्यों गिन रहा था? टॉर्च की रोशनी में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा, जंग लगा हुआ, हल्की सी खुली दरार। भीतर झांका तो जैसे रूह कांप गई। अंदर एक आदमी दीवार की तरफ मुंह की बैठा था, सफेद कपड़े पहने, सिर झुका हुआ। उसके सामने चाकू और एक पुरानी किताब। आसपास बकरी की हड्डियां बिखरी थीं, दीवारों पर खून के धब्बे। अरबी में कुछ लिखा। मैंने आवाज दी, कौन है? वो अचानक थम गया, फिर धीरे धीरे गर्दन घुमाई। चेहरा देखकर मेरा दम घुट गया। वो कोई आदमी नहीं था। उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। मुंह पूरी तरह सीला हुआ, जैसे सिलाई कर दी गई हो। फिर भी उसकी सांसों की आवाज आ रही थी, तेज, भारी, जानलेवा। मैंने भागने की कोशिश की, तभी उसके पीछे दीवार पर छाया हिली। वही परछाई जो आईने में दिखी थी, अब उसके पीछे खड़ी थी, मेरे तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आग थी। और तभी दीवार पर लिखा शब्द चमक उठा, करीन। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। समझ गया, ये जिन्न मेरा कौरीन बन चुका था। अब ये मुझ में समाना चाहता था। फिर उस साये ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, काली, धुएं जैसी। और तभी मेरी टॉर्च की बैटरी चली गई।
चारों तरफ अंधेरा। एक आखिरी आवाज जैसे फुसफुसाहट कानों में गूंजी, तू बच नहीं सकता। और फिर बेसमेंट का लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया अंदर से। बेसमेंट का वो जंग लगा दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। अंधेरा ऐसा जैसे रूह तक में समा जाए। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई थी। मैं वहीं खड़ा रहा, सांस थामे। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का ठंडा बर्फ जैसा हाथ पड़ा। मैंने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर हाथों पर अब भी वो ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे छू गई हो। कान के पास धीमी धीमी फुसफुसाहट, तू मेरा है। मैं कांप उठा, पीछे देखा। बेसमेंट के उस अंधेरे कोने में हल्की सी हरकत। टॉर्च नहीं थी, पर आंखें अब अंधेरे में भी देख रही थीं। वही परछाई थी वहां, लंबी, सफेद कपड़े, बिना चेहरा, मगर वो देख रही थी मुझे। फिर धीरे धीरे दीवार पर लिखा क्वरीन शब्द खून से चमकने लगा। उसके नीचे एक नई पंक्ति बनती दिखी, तेरा जिस्म अब मेरा है, तेरी रूह मेरी। मैंने दीवार को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला। भागता हुआ ऊपर की ओर भागा, पर हर सीढ़ी पर आवाज, मेरे पीछे उसके कदमों की, चप चप चप। ऊपर पहुंचकर देखा, पूरा हॉस्टल सुनसान, हर कमरा खुला, पर अंदर कुछ नहीं, जैसे सब गायब हो गए हों। न कोई लड़का, न कोई आवाज, सिर्फ हवा और उस जिन्न की फुसफुसाहट। राघव, वापस आ, ये तेरा घर है। कमरा 307 का दरवाजा खुला हुआ था। भीतर से तेज धुआं निकल रहा था, काला, जलती हड्डियों जैसी गंध। मजबूरी में वापस गया। कमरे में घुसते ही जमीन पर खून के धब्बे दिखे। खून जो दीवार पर लिखता जा रहा था, अब बच नहीं सकता। अचानक पीछे से जोरदार धक्का। मैं कमरे के अंदर गिरा। दरवाजा अपने आप बंद। फिर खिड़की के बाहर वो दिखा, वही सफेद कपड़ों वाला साया। अब की बार उसका चेहरा साफ दिखा। वो मैं था। हां, मेरी ही शक्ल, लेकिन चेहरा काला, आंखें जलती हुई और होंठ सिले हुए। तू अब मैं है, मैं अब तू हूं। उसकी फुसफुसाहट गूंजी। कमरे के अंदर अलमारी अपने आप खुल गई। एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में वही लड़का जो 3 साल पहले गायब हुआ था, मगर उसके बगल में कोई और भी था। चेहरा धुंधला, पर उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। मैं हैरान, ये कैसे हो सकता है? फिर किताबों के बीच एक पुराना अखबार मिला। उसकी हेडलाइन ने रूह कांपा दी। हॉस्टल में रह रहे युवक ने आत्महत्या की, राघव शर्मा। मैं हक्का बक्का, ये क्या, मैं तो जिंदा था, फिर अखबार में मेरा नाम कैसे? तभी परछाई ने धीरे धीरे कहा, तू मर चुका है राघव, 3 साल पहले, इसी कमरे में। बस तुझे अब याद नहीं है, इसीलिए तेरा क्वरीन अब बाहर है और तू इस कमरे का कैदी। माथे पर पसीना छलक पड़ा, धड़कनें तेज, सांसें रुकने लगीं। क्या मैं सच में मर चुका था? क्या ये सब सपना है या हकीकत? कमरे की दीवारें घूमने लगीं, खून का रंग फैलता गया। खिड़की पर वो परछाई अब अंदर घुसने लगी। उसकी आंखें अब मेरे सामने। वो मैं ही था, लेकिन जिन्न बन चुका, करीन बन चुका। अब तू नहीं बचेगा राघव, अब तू मैं है। और तभी कमरे का पंखा चल पड़ा, जोर से घूमता हुआ। उसके साथ दीवारों से स्याह धुआं निकलने लगा। जिन्न ने मेरी गर्दन पकड़ी, ठंडी उंगलियां, दम घुटने लगा। मैं चीखा, छोड़ मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे। पर उसकी हंसी गूंजी, यहां कोई भगवान नहीं, सिर्फ मैं हूं और तेरा करीन। उस जिन्न ने मेरी गर्दन पकड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी और आंखें धधकती हुई अंगारों जैसी। दम घुट रहा था, सांसें रुकने लगीं। तभी अचानक वो गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, खांसता रहा। आंखें खुलीं तो सामने आईने का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। उसमें अपना चेहरा देखा, पर यह क्या, मेरा चेहरा सूजा हुआ, काला, आंखें लाल। मैं वहीं बन रहा था, वही जिन्न, मेरा ही करीन। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं, मैं मर नहीं सकता, मैंने खुद से कहा। पर तभी कमरे में धुआं भरने लगा, खून की बू आने लगी और दीवारों पर खुद ब खुद कुछ उभरने लगा। 307 छोड़ दे, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। मैं भागा, दरवाजा खोलने दौड़ा, पर दरवाजा जाम था। धक्का मारा, कोई असर नहीं। खिड़की बंद, आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं। हॉस्टल सूना, वीरान। तभी दीवार के पार से वही कुरान की उल्टी आयतें गूंजने लगीं, कड़वी, भयानक, जैसे कोई गड्ढे के भीतर से बोल रहा हो।
मैंने सिर झटका। नहीं, मैं डरूंगा नहीं। अपनी बैग उठाई, चाबी निकाली, दरवाजे में घुमाई और दरवाजा खुल गया। बाहर निकला। पर यह क्या, हॉस्टल बदल चुका था। गैलरी लंबी, कभी न खत्म होने वाली, दीवारें गंदी, फटी हुई और हर कमरे से कोई झांक रहा था। जली आंखें, सिले चेहरे, वे सब मुझे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। 307 का कैदी, 307 का कैदी। मैं भागने लगा, पर दौड़ता रहा। गैलरी खत्म नहीं हुई, दरवाजे आते रहे। हर दरवाजे पर मेरा नाम लिखा था, राघव शर्मा, मृतक। नहीं, ये सपना है, ये झूठ है। मैंने आंखें बंद की। जब खोली तो खुद को 307 के कमरे में पाया। वही धुआं, वही खून, वही साया। साया अब पास आ गया था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। मैं, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन जिंदा नहीं। तू भाग नहीं सकता क्योंकि तू मर चुका है राघव, 3 साल पहले, उसने कहा। झूठ, मैं जिंदा हूं, मैंने चिल्लाया। साया हंसा। दीवार से धुंध सी उठी। उसमें एक पुराना दृश्य दिखा। मैं, हॉस्टल का कमरा, रात 3 बजे। मैं फांसी लगाकर झूल रहा था। आंखें खुली की खुली रह गईं, यादें लौटने लगीं। 3 साल पहले नौकरी में धोखा, दोस्त का विश्वासघात, अकेलापन, शराब, और वो रात जब मैंने हार मान ली थी। तो मैं सच में मर चुका हूं। साया मुस्कुराया। हां, और अब तेरा करीन जिंदा है। वो इस कमरे का रक्षक है। हर नया किराएदार उसे मिल जाता है। अब तू इस कमरे का जिन्न है राघव, इस कहानी का हिस्सा, हमेशा के लिए। नहीं, नहीं, मैं चीखा। लेकिन कमरे की दीवारें स्याह हो गईं, धुआं गाढ़ा, और फिर मैं आईने के भीतर था, वहीं, उसी टूटी कांच के टुकड़े में। अब हर नया लड़का जब इस कमरे में आएगा, मैं उसे देखूंगा, उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस। और जब रात के 3 बजेंगे, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। कहते हैं इस दुनिया में कुछ रूहें कभी मुक्त नहीं होती, जैसे मैं। 307 नंबर कमरा अब भी वैसा ही है। वही पुरानी दीवारें, वही टूटा आईना, वही स्याह धुआं, लेकिन इस बार नया किराएदार आया है। उसका नाम है विवेक। नया लड़का, पढ़ाई के लिए मुंबई आया, बेखबर, मासूम, नहीं जानता कि इस कमरे में क्या छुपा है। वो आया, दरवाजा खुला, धूल भरी हवा का झोंका। उसकी नजर टूटी अलमारी, जले हुए दीवार के धब्बों पर पड़ी, पर अनदेखा कर दिया। थोड़ा पुराना है, चलता है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन मैं देख रहा था, आईने के अंदर से, उसकी हर हरकत। वो बैग रखा, मोबाइल चार्ज में लगाया, फिर खिड़की खोली, बाहर झांका। लेकिन उसे नहीं पता, बाहर का नजारा झूठ है। असल में बाहर कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, एक ऐसी दुनिया जहां मैं अब हूं। रात को 12 बजे वो बिस्तर पर लेटा, मोबाइल पर म्यूजिक, नींद में खो गया। लेकिन जैसे ही घड़ी में 3 बजे, कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारों से स्याह धुआं निकलने लगा। खून की बू फैल गई। आईने में मेरा चेहरा उभरा। उठ जा विवेक, तेरा वक्त आ गया है, मैंने फुसफुसाया। उसने करवट बदली, माथे पर पसीना, नींद में डर। सपना देखा, अंधे गड्ढे में गिर रहा है, चारों तरफ जलती आंखें, जले हुए चेहरे, और मैं। कौन है? वो जागा। कमरा अजीब सा, खामोशी गहरी, हवा ठंडी। तभी अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अंदर पुराना बैग, जिस पर धूल जमी थी। उस बैग पर नाम लिखा था, राघव शर्मा। उसने झट से बैग हटाया। नीचे अखबार के पुराने पन्ने गिरे। हेडलाइन, हॉस्टल में युवक ने आत्महत्या की, कमरा 307। उसकी आंखें फटी रह गईं, डर के मारे पसीने पसीने। तभी खिड़की के कांच पर धुंधली उंगलियां बनी, 5 उंगलियां, और फिर लिखा, तू अगला है। वो चिल्लाया, दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जाम, मोबाइल बंद, बल्ब, फ्यूज, सब कुछ थम गया था। पीछे मुड़कर देखा, मैं वहां था, पूरा काला, जले कपड़े, आंखें स्याह, मुस्कुराता हुआ। तू 307 में आया, अब बाहर नहीं जाएगा, मैंने धीरे से कहा। विवेक कांपता रहा। कौन है? उसकी आवाज डूबी हुई। मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। हर कदम पर कमरे की दीवारें काली पड़ती गईं, खून टपकता रहा, हवा भारी होती गई। ये कमरा तेरा कब्रिस्तान है, अब मैं तेरा करीन बनूंगा, जैसे मेरा था, तेरा जिस्म, मेरी रूह। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो बिस्तर के पीछे छिप गया, लेकिन बचना नामुमकिन था। आईना चटकने लगा,
खून के छींटे दीवारों पर, और मेरी हंसी गूंजती रही। तू भी मरेगा विवेक, जैसे मैं मरा। 307 की कैद से कोई नहीं बचा। धीरे धीरे धुआं गहरा होने लगा, कमरे की जमीन दरकने लगी, और विवेक की चीख आखिरी बार सुनाई दी। अब 307 में फिर सन्नाटा है। एक नई रूह कैद हो चुकी है, और मैं आईने के अंदर फिर इंतजार कर रहा हूं अगले किराएदार का। 307 नंबर कमरा अब बिल्कुल शांत है, लेकिन इस बार अकेले मैं नहीं। अब विवेक भी मेरे साथ है। उसकी आत्मा भी फंस चुकी है आईने के पीछे। वही स्याह धुआं, वही काली दीवारें, वही भूख। राघव, मैं नहीं बनना चाहता करीन, छोड़ दे मुझे, विवेक चीखता है। मैं मुस्कुराता हूं। अब तुझमें भी वही भूख जागेगी, वही प्यास, अगली रूह की तलाश जैसे मुझ में जागी थी। विवेक चुप हो जाता है। उसकी आंखें अब जलने लगी हैं, उसके होंठ सिल गए हैं। अब वो भी करीन बनने लगा है। और तभी हॉस्टल में फिर एक नया लड़का आता है। नाम आदित्य। नया चेहरा, नई उम्मीदें, बिल्कुल मासूम। उसे क्या पता 307 नंबर कमरे का सच। सर, मुझे सबसे सस्ता कमरा चाहिए, वो रिसेप्शन पर कहता है। वार्डन मुस्कुराता है, धीरे से 307 नंबर की चाबी बढ़ाता है। बस यही बचा है। आदित्य खुशी खुशी कमरा ले लेता है, बैग उठाता है। सीढ़ियों से ऊपर, तीसरी मंजिल, कमरा 307। कमरा खोलता है, सन्नाटा। अंदर घुसता है, दीवारें पुराने खून से सनी, मगर वो देख नहीं पाता। उसे कमरे में कुछ सामान्य दिखता है। ठीक है, पुराना है, कोई बात नहीं, वो सोचता है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलता है, ठंडी हवा का झोंका और साथ में धीमी सी आवाज, आ गया अगला शिकार। आईने के पीछे से हम दोनों देख रहे हैं, मैं और विवेक। उसकी हर हरकत उसके डर को सूंघ रहे हैं। रात होती है, आदित्य सो जाता है, मगर उसकी नींद में घुलने लगता है धुआं, पुराने सपनों की परछाइयां। सपना देखता है, बेसमेंट का दरवाजा खुल रहा है, अंदर अंधेरा, और वहां मैं और विवेक, खून से सने जलते चेहरे, मुस्कुरा रहे हैं। आजा आदित्य, अब तेरा वक्त है, मैं फुसफुसाता हूं। वो चीख कर उठता है, पसीना पसीना। देखता है, कमरा सुनसान, मोबाइल गायब, दरवाजा बंद, खिड़की की सलाखें अंदर की ओर मुड़ चुकी हैं। तभी अलमारी खुलती है, अंदर से गिरता है पुराना बैग, वही राघव शर्मा का बैग, खून के धब्बे। अंदर से लुढ़क कर बाहर आता है एक पुराना फोटोग्राफ, जिसमें 3 चेहरे, मैं, विवेक, और अब धुंधला तीसरा चेहरा, आदित्य का। कैसे? मैं तो आज ही आया हूं। उसकी सांस अटकती है। तभी पीछे से मेरी आवाज, क्योंकि तू कब से यहां है, कब का मर चुका है, बस अब याद आ रहा है। वो मुड़ता है, हम दोनों उसके पीछे खड़े हैं, मैं और विवेक, चेहरों पर खून, आंखों में आग। 307 से कोई नहीं निकलता, तू भी नहीं। विवेक की जली जुबान फुसफुसाती है। कमरा हिलने लगता है, दीवारों पर खून बहने लगता है। घड़ी 3 बजे सुबह होती है। आदित्य की चीख पूरे हॉस्टल में गूंजती है, मगर कोई सुनता नहीं। धीरे धीरे उसकी आत्मा भी धुआं बनती है, आईने के पीछे जा फंसती है। अब हम 3 हैं, 3 करीन, 3 शिकारी, और 307 अब और भूखा है, अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। 307 नंबर कमरे में अब 3 परछाइयां बंध चुकी हैं। मैं, राघव, विवेक, जिसकी मासूमियत इस कमरे ने निगल ली, और अब आदित्य, जो अपने सपनों के साथ इस कब्रनुमा कमरे में दफन हो गया। कहते हैं आत्माएं जब तक अपनी मौत का सच नहीं जानती तब तक भटकती रहती है, पर हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हम मर चुके हैं, पर हम मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि इस कमरे की भूख अब हमारी भूख बन चुकी है। आईने के पीछे से हम तीनों हर नए कदम की आहट सुनते हैं। हर बार जब कोई नया लड़का इस हॉस्टल में पूछता है, सस्ता कमरा है क्या, तो वार्डन मुस्कुराकर 307 की चाबी बढ़ा देता है, क्योंकि वो भी इस रहस्य का हिस्सा है। शायद उसकी भी कोई पुरानी डील है इस जिन्नात के कमरे के साथ। कमरा खुलता है, नई रूह दाखिल होती है, पुराना आईना चटकता है, दीवारें कराहती हैं। हम तीनों अपनी जलती आंखें खोलते हैं। 307 अब कभी खाली नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। कहते हैं मुंबई के इस पुराने हॉस्टल में जब रात के 3 बजते हैं तो 307 के कमरे से हल्की सी हंसी सुनाई देती है, 3 जली हुई आत्माओं की हंसी। अगर कभी तुम्हें भी वहां कमरा मिले तो ध्यान रखना,
पीछे कोई देख रहा होगा, आईने के अंदर से। तुम्हारी हर सांस, हर हरकत। 307 नंबर कमरा कभी खाली नहीं रहता, और शायद अगला नंबर तुम्हारा हो।